हेलो क्लास। मेरा नाम मुकेश यादव है। मैं 3 ईयर से यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टीचिंग करवा रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं ASP चैनल के थ्रू। तो हमने ऑलरेडी दो लेक्चर दे रखे हैं। जो लेक्चर हैं सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन पे, दोनों लेक्चर, और ये लास्ट लेक्चर होगा सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन पे। ठीक है, ये जो अपन सिलेबस कवर करवाएंगे उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को कंप्लीट करवाएंगे, जो आपके IBPS एसओ एग्ज़ाम में कवर होगा। और अगर बात करें प्री पीजी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, प्री पीजी की एग्ज़ाम होती है, उस लेवल को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन को। तो सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डी अटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। डी अटैचमेंट दैट मीन्स अगर दो सोयल पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हैं या मैनी सोयल पार्टिकल आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर सोयल पार्टिकल्स क्या हैं आपस में, सोयल पार्टिकल्स क्या हैं आपस में, किससे हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एग्रीगेट कहते हैं। अब जो ये सोयल पार्टिकल कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो इनका क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, पर्टिकुलर किसी फोर्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो इनको अलग अलग, अगर ये सोयल पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, डी अटैचमेंट कहते हैं, आपस में सेपरेट होने को। ठीक है, अगर ये सेपरेट हो गई तो इनको क्या, अगर किसी फोर्स के द्वारा हम इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करवाते हैं, या ये फिर किसी नेचुरल अगर एलिमेंट के थ्रू अगर वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें वाटर आ गया, विंड आ गया, टाइडल वेव आ गया, तो वाटर और विंड को, तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। तो अगर ये सेपरेट हो गए, डी अटैच्ड हो गए, तो डी अटैच के बाद में इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये हो सकता है वाटर के थ्रू, अगर वाटर में मिक्स होके वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर लैंड से क्या हो रहे हैं, वो ट्रांसफ़र होकर जहाँ पे वाटर सब हो रहा है, इसमें रिवर वगैरह आ गई। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ट्रांसफ़र होगा सोइल का, तो सोइल के साथ साथ में क्या जाएगा, न्यूट्रिशन भी का भी लॉस होगा। तो सोइल के साथ में क्या, इसके साथ में क्या लॉस हो रहा है, न्यूट्रिशन का, क्योंकि न्यूट्रिशन जो अवेलेबल होते हैं सोइल में, ठीक है, तो वो भी उसके साथ में ट्रांसफ़र कर जाएंगे। ठीक, ये किस किस के थ्रू होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये वाटर के थ्रू हो गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा, विंड के द्वारा। अगर हम बात करें राजस्थान, इसमें जयपुर की, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होने वाला कौन सा है, विंड इरोजन है। ठीक है, अगर ओवरऑल इंडिया में बात करते हैं, कल्टीवेटेड लैंड की हम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, या कल्टीवेशन वाले जो एरियाज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड हो गया वाटर के थ्रू होता है। वाटर के थ्रू जहाँ वाटर रेंज ज़्यादा होती है, या फिर इसकी बात कर सकते हैं नियर बाई, जो सी के जो नियर बाई एरियाज़ होते हैं, बैंक हो गए, तो उनके एरियाज़ के जो पर्टिकुलर रीजन होते हैं, वहाँ पे किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू इरोजन होता है। ठीक है, अगर मैं टाइडल की बात करूं तो टाइडल से 2 से 3% इंडिया में क्या होता है, इरोजन होता है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंडिया में कितना लैंड अफेक्टेड है, कितना लैंड अफेक्टेड है किसके द्वारा, इरोजन के द्वारा। इरोजन कौन कौन से इंक्लूड किए गए इसमें, वाटर इरोजन और विंड इरोजन। ठीक है, तो इंडिया में 175 मिलियन हेक्टेयर क्या है, लैंड क्या है, वाटर और विंड के द्वारा अफेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो अगर ये लैंड इतनी जो लैंड है अफेक्टेड है, तो उसमें से सोइल का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो अराउंड 6000 टन सोइल क्या हो रही है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है, सोइल ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसके साथ में न्यूट्रिशन भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये इसीलिए कहा गया कि ये क्या है, हार्मफुल है। और ये अगर बात करें कि सोइल ट्रांसफ़र हो रही है, 6000 टन सोइल ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसके साथ में न्यूट्रिशन कितने जा रहे हैं, हम इस लैंड से न्यूट्रिशन कितना लॉस कर रहे हैं, 8.4 मिलियन टन न्यूट्रिशन हम क्या कर रहे हैं, पर एनम लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है,
ठीक है। तो इरोजन के जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अगर इसको रिजल्ट को डिफाइन करें तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इरोजन में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है इरोजिविटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इरोजिविटी का मतलब क्या होता है, या ये कैसे डिपेंड करता है, या ये किस तरह वर्क करता है कि सोइल का इरोजन ज़्यादा होगा या लेजर होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर इरोजिविटी में पोटेंशियल एबिलिटी, किसकी एबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एबिलिटी रेन की। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो रहा है, रेन हो रहा है, रेन की क्या होगी, या तो रेन होगी जो उसकी ड्रॉप्स होंगी वो ड्रॉप्स की साइज़ ज़्यादा होगी या ड्रॉप्स की साइज़ कम होगी। ठीक है, या रेन हैवी होगी या फिर नॉर्मल रेन होगी। तो वो उसकी जो रेन की पोटेंशियल एबिलिटी है, ठीक है, तो इसके बारे में ये इरोजिविटी। ठीक है, तो पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ रेन क्या कॉज करती है, इरोजन। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेनफॉल की इंटेंसिटी पे, कितना रेन, कितनी इंटेंसिटी में वहाँ पे रेन हो रहा है। ठीक है, या फिर बात करते हैं अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर रेन पे क्या, पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, रेन हो रहा है। ठीक है, अगर रेन हो रहा है वो उसी पर्टिकुलर रीजन में क्या हो गया, उसका कलेक्शन हो गया, या बोल सकते हैं हार्वेस्ट हो गया। ठीक है, या फिर एक कंडीशन में क्या होता है कि वाटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करता है बहुत फास्ट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर एक जगह से दूसरी जगह वाटर जा रहा है, या तो कलेक्ट हो रहा है वहीं पे, या क्या कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे अगर वो जा रहा है तो उसके साथ साथ में मिक्स में क्या लेके जाएगा, वो सोइल के पार्टिकल्स भी लेके जाएगा। अगर सोइल पार्टिकल्स को वो उसके साथ में लेकर जा रहा है तो उसके साथ में ऑब्वियसली न्यूट्रिशन भी जाएंगे। ठीक है, तो रेनफॉल और उसकी जो रेन ड्रॉप होती हैं उस पे डिपेंड होता है कि ये कितना इरोजिविटी कैपेसिटी है, उसकी पोटेंशियल एबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ रेन ड्रॉप, जो उसकी ड्रॉप होती हैं, जो ड्रॉप की साइज़ है बड़ी है या कम है। ठीक है, अब बात करते हैं इरोडिबिलिटी। ये इरोडिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इरोडिबिलिटी में क्या होता है कि सोइल का जो स्ट्रक्चर होता है एक तो, ठीक है, सोइल स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसका जो एग्रीगेट्स होते हैं उसके किस टाइप के डिजाइन, किस टाइप का स्ट्रक्चर उसका हम देखेंगे। ठीक है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में फिर से हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा टेक्सचर हो गया, टेक्सचर में क्या हो जाएगा कि उसकी साइज की जो पार्टिकल है पर्टिकुलर, उसकी साइज़ कितनी है, क्यों डिफरेंट साइज़ के सोइल पार्टिकल को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो किस, जैसे इसमें आता है कि क्ले सोइल है, लॉमी सोइल है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, टेक्सचर पे। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें प्रेजेंट की, तो ये होता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, हम इसको कह सकते हैं। आप अपने को जहाँ रिक्वायरमेंट है, तो हैवी अगर प्लाविंग कर दी है तो सोइल क्या होगी, लूज होगी। अगर सोइल लूज हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोइल अगर लूज हो गई उस कंडीशन में जो हवाएं तेज चल रही हैं तो वो पार्टिकल्स सेपरेट होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स उस एयर के साथ में ट्रांसफ़र होंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। ठीक है, तो इसमें हमें किस तरह मैनेजमेंट करना है, और यही हम स्टडी करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर इसमें सोइल को कैसे मैनेज करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसको मैनेजमेंट कर सकें, न्यूट्रिशन को, लॉसेस को। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया, और ये इस पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे। थर्ड की अगर हम बात करें डिटैचेबिलिटी, डिटैचेबिलिटी दैट मीन्स होता है जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें कि ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सोइल के क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए, ये सेपरेट पार्टिकल्स हैं। अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स की बात करें एग्रीगेट की कंडीशन में, अगर हम बात करें तो ये आपस में अटैच्ड होंगे, एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। अगर आपस में अटैच होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये अटैच होंगे तो एक बल्क में होंगे तो उनका क्या होगा, साइज़ ज़्यादा होगा। इसको अगर कैपेसिटी चाहिए उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हवा के द्वारा ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या मूव नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो अगर हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मोर एक्टिविटीज़ किया, प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं वहाँ पे प्लाउइंग कर रहे हैं, हैरोइंग करवा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एग्रीगेट्स होते हैं टूट जाएंगे, टूट कर क्या हो जाएगा, सेपरेट पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेट पार्टिकल होंगे तो दो कंडीशन होगी, अगर वहाँ पानी आ रहा है तो पानी के थ्रू भी पार्टिकल सेपरेट हो गए तो वो ईजिली क्या कर जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या फिर एयर के थ्रू जो अगर ट्रांसफ़र हो रहा है
तो क्या हो रहा है कि अगर कम एयर की जो स्पीड भी है वो कम भी है, तो भी इस कंडीशन में भी वहाँ पे लॉस किसका होगा, हमें ज़्यादा इरोडेड सॉइल क्या होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड्स किस पे डिपेंड्स करता है, ये करता है सेपरेशन पे। सेपरेशन पे इंडिविजुअल सॉइल्स का अगर सेपरेशन होता है तो उस पर डिपेंड्स करता है। तो डिटैचेबिलिटी में क्या होगा, सेपरेशन, पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेबिलिटी, तो ट्रांसपोर्टेबिलिटी में आपने ये टर्म बार बार सुना होगा, ट्रांसपोर्ट 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 का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है कि किसी अगर मैटर को या किसी भी हमारे पास में अगर आइटम है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना या रखना या लेकर जाना। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि मूवमेंट होता है। मूवमेंट किसका होगा, सोयल जो पार्टिकल क्या होंगे, सोयल के अगर एक पार्टिकल ये है तो ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मूव कर रहा है तो इसी को तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेबिलिटी कहेंगे। तो सोयल के जो पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्टेबिलिटी कैपेसिटी क्या है कि अगर वो हैवी है तो लेज़र ट्रांसपोर्ट होगा, उसका डिस्टेंस कम कवर करेंगे। अगर वो साइज़ कम है तो वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, अगर सेम क्वांटिटी अगर सेम स्पीड अगर एयर की बात करें तो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अगर ये तो हो गए, क्या हो गए इसके 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, इसके बाद में होगा कि सोइल के जो इरोजन होता है तो इरोजन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप से इरोजन होता है, तो इरोजन की अगर हम बात करें तो नेचुरल इरोजन हो गया। नेचुरल इरोजन को हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल इरोजन कहते हैं। देखिए नेचुरल का यहाँ पे नेचुरल दैट में नेचुरल का मतलब होता है जो भी नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनके थ्रू होता है। जो नेचुरल एक्टिविटीज़ जिनमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, अगर हवाएं चल रही हैं तो वह नेचुरल चल रही हैं, या ना तो ह्यूमन उसको कंट्रोल कर सकता है या ना ह्यूमन की वजह से वो हवाएं तेज़ हैं। ठीक है, अगर इसी के अलावा हम बात करें, वाटर की बात करें तो वाटर में भी ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके थ्रू पर्टिकुलर किसी रीजन की एयर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी रीजन के अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लेजर कर सकते हैं। उसके डिफरेंट मेथड जैसे हम डिस्कस करेंगे कि शेल्टर बेल्ट हो गया, विंड ब्रेक हो गया। तो शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक में प्लांटेशन ग्रो किया जाता है, तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर अगर लैंड को कवर करना है तो उस जगह में उस जगह को क्या कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर लैंड में क्या होगा कि जो एयर की स्पीड होगी, फ्लो होगा, वो धीरे होगा। धीरे होगा तो क्या होगा, इससे मिट्टी भी कम उड़ेगी, तो पार्टिकल क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे कम जा पाएंगे या ट्रांसफ़र हो पाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, नेचुरल में आ गया सबसे फर्स्ट की बात करें तो वाटर इरोजन। ठीक है, वाटर इरोजन हो गया। वाटर के थ्रू क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वाटर इरोजन कहा गया है। ठीक है, जैसे वाटर, जैसे पानी बह रहा है, बहते हुए पानी के साथ में आपने देखा होगा कि मिट्टी के कण मिक्स होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोर होने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे ग्राउंड एरियाज में जाकर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, नदियों के साथ में आपने देखा होगा कि मिट्टी एक जगह से कटाव लगकर दूसरी जगह पे जाकर वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब जहाँ, ठीक है, अगर बात करें विंड, तो विंड के साथ में भी मिट्टी उड़ती है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वेव्स जो इरोजन होता है, ये रेयर केस में 2% वेव्स इरोजन आपको देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर इरोजन और वेव्स इरोजन जो होते हैं, ग्लेशियर का मतलब जो जहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा ग्लेशियर इरोजन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक न्यूज़ है उत्तराखंड में, आपने देखी होगी, ग्लेशियर का क्या हुआ था, ग्लेशियर टूटने की वजह से अराउंड वहाँ पे 100 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, तो ग्लेशियर में क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर अगर पहाड़, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, हिमाचल में क्या है, हिमाचल या उत्तराखंड में क्या बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी होगी, ये पार्ट पर्टिकुलर अगर इस पार्ट की बात करूँ तो ये क्या हो गया, टूट जाएगा। टूट कर ये यहाँ से अगर नहर जा रही है, नदी जो निकल रही है, तो टूट कर ये एक साथ से प्रेशर के साथ में वहाँ से क्या होगा, प्रेशर, इसके साथ में प्रेशर लगेगा तो जो नियर बाई नदी में जो क्या होगा, आसपास का जो एरिया है उसमें भी कटाव लगना स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ की सोइल क्या होगी, सोइल उसके साथ में बहकर जो ग्राउंड वाले एरिया हैं, प्लेन एरियाज में, उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लेशियर में ग्लेशियर की कंडीशन में क्या होता है कि उसके साथ में जो आइस होती है वो अगर टूट जाए एक साथ में, ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी घटनाएं आपने
बहुत सुनी भी होंगी और देखी होंगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक्सीलरेटर इरोजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हो गया अर्बन यूजेस के का क्या मैटर है, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या माइनिंग हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, टोटल ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, किसकी, इसमें इन्वॉल्व क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, देखिए अर्बन यूज किसके लिए होता है, ह्यूमन के लिए, ठीक है। वो क्या करेगा, या तो फॉरेस्ट लैंड को क्या करेगा, फॉरेस्ट जो लैंड है उसको काटेगा, जो ट्री प्लांटेशन है, जो पेड़ हैं या प्लांट लगे हैं उनको काट कर क्या कर लेगा, प्लेन कर लेगा, प्लेन करके उसमें क्या करेगा, बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी करेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज कर रहा है, तो वो मिट्टी को या तो उसके यहाँ वहाँ की मिट्टी को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे डाल के आना पड़ेगा उसको, ठीक है। या फिर अगर ये हो गया कि फॉरेस्ट अगर वो काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं रोड के लिए, अगर वो रास्ता बना रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ से अगर हवा के द्वारा और बारिश के द्वारा क्या होगा, वहाँ का अब ओपन होगी लैंड, क्या होगी, वहाँ की जो लैंड क्या हो जाती है, ओपन, वहाँ का जो प्लांटेशन है तो वो ओपन होगी, ओपन होने की वजह से इजीली क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा, ठीक है। इसमें बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर पर्टिकुलर किसी रीजन पे क्या करने के लिए अगर उसका लेवल को अप करना है, उठाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सॉइल को एक जगह से भरकर हम क्या करते हैं, दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट करने की वजह से वो क्या होगा, उसका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर को ही तो हम क्या कहते हैं, इरोजन, ठीक है। तो या तो वो क्या होते हैं, ग्राउंड लेवल की जो सॉइल होती है ऊपर की सॉइल उठा लेते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो भी ऑलरेडी उसमें भी न्यूट्रिशन अवेलेबल है। तो जो नीचे की सॉइल बचती है, सपोज दे आपने एक यहाँ से अगर ये अपने पास में क्या है, ग्राउंड है, लैंड है, कल्टिवेटेड एरिया है, इसमें से ऊपर की अगर सॉइल हमने उठा ली, ठीक है, ऊपर की अगर सॉइल उठा लेते हैं, ये मान लीजिए कि हमने 1 फीट सॉइल को ऊपर की सॉइल को उठा लिया किसी के यूज़ के लिए, किसी हाउस के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पज से हमने उठा लिया, तो न्यूट्रिशन की जो अवेलेबिलिटी है मोस्ट ऑफ अगर पार्ट की बात बोले तो ऊपर के 1 फीट के 1 फीट का लेवल अगर कवर करें तो 1 फीट पे ही होगी, ठीक है। तो ऊपर का तो जो ग्राउंड है वो हमने उठाकर क्या कर लिया, दूसरी जगह पे उसको यूज कर लिया। तो अब जो सॉइल नीचे बची हुई है उसमें न्यूट्रिशन की जो अवेलेबिलिटी है वो है लेजर है। उस कंडीशन में अगर हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ प्रोडक्शन कम मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को क्या करते हैं, प्लांटेशन जो होते हैं, प्लांट को क्या करेंगे, ठीक है। तो प्लांट को क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे काट दिया जाता है। काटने का उनका पर्पस बहुत से हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है, या फिर टिम्बर पर्पस के, अगर जो लकड़ी होती है उसको सेल के लिए हो सकता है, फर्नीचर के लिए हो सकता है। लेकिन उनका पर्पस तो था उसको काटना, काट कर वो सेल आउट कर दिया, जो भी पर्पस फुलफिल हो गया। लेकिन इसको, इस टर्म को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो है उसको काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से वह क्या हुआ, अब जो एरिया था फॉरेस्ट वाला वो एकदम खाली हो गया। खाली होने की वजह से बारिश अगर आ रही है तो जहाँ घास उगी हुई थी या फिर पेड़ लगे हुए थे तो वहाँ पे एक बारिश का इफेक्ट क्या होता है, अगर ये सपोज दैट ये अगर ट्री प्लांटेशन है, ठीक है, ये ट्री प्लांट है, अगर बारिश आ रही है तो जो इसकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो इसके ऊपर अगर बारिश गिर रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ से जो स्पीड की वजह से जो सोइल पार्टिकल्स का क्या होता है, डी अटैचमेंट होता है एक दूसरे पार्टिकल से जो दूर दूर चले जाते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर जो वाटर का लेवल बहाव होता है, वाटर का बहाव में यहाँ अगर प्लांट है तो ग्रासेस भी होंगी, ठीक है। ग्रास होंगी तो वो क्या होगा, सोइल ओपन तो होगी नहीं। अगर सोइल ओपन नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोइल का जो मिट्टी का कटाव कम लगेगा और मिट्टी का क्या होगी, इरोजन कम होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकती, ठीक है। या उसमें कम क्वांटिटी में या जाएगी, या फिर उसके लिए जो लेवल ऑफ या स्पीड ऑफ वाटर की बात करें तो वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में माइनिंग आप देख रहे हैं कि पहाड़ी जो एरियाज होते हैं उसमें माइनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, माइनिंग पर्पस के लिए पत्थर निकाल लिए जा रहे हैं, मार्बल निकाल लिए जा रहे हैं, या अदर किसी मटेरियल की बात करें तो वो निकाले जा रहे हैं। तो उनके निकालने के लिए मिट्टी तो वहाँ से उठाई जाएगी। तो उस वो कैटेगरी अगर बात करेंगे माइनिंग वाली कैटेगरी में भी क्या 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 होगा, इरोजन होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं।
ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम कि कॉज ऑफ इरोजन क्या क्या है। कॉज ऑफ इरोजन में कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। देखिए, कॉज ऑफ इरोजन में मतलब इरोजन के कारण कौन कौन से हैं, किस कारण से इरोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे तो हमने जो पढ़ा कि कॉज ऑफ इरोजन में इम्प्रॉपर अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाएंगी। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया, अगर हमने कल्टीवेशन हम सपोज दैट कि अगर गेहूं की कटाई के बाद में, अभी गेहूं की कटाई हो रही है, अप्रैल में कटाई हो रही है, ठीक है, मार्च और अप्रैल, मार्च एंडिंग की बात करें या अप्रैल में ऑलमोस्ट कटाई हो जाती है। अगर कटाई के बाद में मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ राजस्थान की, जिस एरिया में गेहूँ होता है या फिर जो होता है, तो उस लैंड में क्या होगा कि अगर ये क्या होगा, कटाई हो गई, गेहूं की कटाई होने के बाद में कुछ फार्मर क्या करते हैं वहाँ पे, वो मॉइस्चर को बचाने के चक्कर में वो सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो अभी नीचे पहले से ऑलरेडी मॉइस्चर है उसमें जो नमी है, उस नमी को बचाने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, उसमें कल्टीवेट करवा देते हैं, या तो हैरो चलवा देते हैं या फिर उसमें प्लाऊ चलवा देते हैं, वो सोचते हैं उसको। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है कि अपने यहाँ पे राजस्थान में क्या कौन सी सॉइल है, रेतीली सॉइल है। रेतीली सॉइल अगर हमने उसमें पहले वाटरिंग की, गेहूं था तब वाटर भी दिया, तो आपस में क्या हो गई, जमी हुई है। अगर हम उस कंडीशन में उसमें कल्टीवेट कर देते हैं तो उसके जो पार्टिकल हो गए अब अलग अलग पार्टिकल्स हो गए। अलग अलग पार्टिकल होने की वजह से अब क्या होगा, अगर धीमी हवा भी चलेगी तो उसके साथ में क्या होगा कि एयर के साथ में जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लग जाएंगे, उड़कर जिसमें सस्पेंशन हो गया, ठीक है, तो वो उड़ के क्या हो जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, जो नियर बाई लैंड होगी उसमें चले जाएंगे। अगर पार्टिकल जा रहे हैं हवा के साथ में, मिट्टी अगर उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो मिट्टी के साथ में क्या होगा, न्यूट्रिशन भी जाएंगे। न्यूट्रिशन जाएंगे तो इसमें किसका लॉस होगा, न्यूट्रिशन का लॉस होगा। फिर क्या होगा कि अगर वो नेक्स्ट क्रॉप करना चाहेंगे, दूसरी अगर फसल करना चाहेंगे, जून में जब बारिश के टाइम पे वो क्रॉप लगाना चाहेंगे, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन उसमें था तो लॉस हो गया। ठीक है, अगर इसमें सपोज दैट कि नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन कितना है, 80 किलोग्राम ऑलरेडी इसमें लैंड में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है। अगर तेज हवाओं की वजह से मिट्टी उड़ रही है तो मिट्टी के साथ में नाइट्रोजन भी जो कि भी उड़ेगा साथ साथ में। अगर नाइट्रोजन उड़ेगा तो क्या होगा कि ये कितना हो जाएगा, वहाँ पे 40 या 50 केजी हो जाएगा अगर ज़्यादा हवाएं चलती, क्योंकि जून में अप्रैल में जून में यहाँ सबसे ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं। तो विंड अगर इरोजन होता है, राजस्थान की बात करें, सबसे ज़्यादा इरोजन किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा इरोजन होता है। तो तेज हवाओं से क्या हो गया, न्यूट्रिशन का लॉस हो गया। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल नेक्स्ट जो क्रॉप करेगा, अगली जो फसल करेगा, तो एक्स्ट्रा उसको अगर सपोज गेहूं को जरूरत होगी 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी, ठीक है, तो 150 अगर उसमें 80 ऑलरेडी है, तो अब उसको कितने की जरूरत पड़ेगी, उसमें 70 केजी पर हेक्टेयर उसको और रिक्वायरमेंट पड़ेगी फार्मर को। और उसने अगर कल्टीवेट कर दिया, गलती से उसमें कल्टीवेशन कर दिया मॉइस्चर को बचाने के चक्कर में, तो मॉइस्चर तो बचा लेंगे, लेकिन जो ऊपर का पार्ट जो ड्राई हो जाता है, उसकी जो सोइल होगी, पार्टिकल्स होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, उसका लॉस हो जाएगा। तो एडिशनल अगर 40 केजी का लॉस हुआ है तो उसको 40 केजी, उसको 40 केजी उसको फिर से एडिशनल देना पड़ेगा। वो चाहे वो मैन्योर के थ्रू दे सकते हैं या फिर फर्टिलाइजर की। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो बढ़ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो इम्प्रॉपर जो अगर हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं की, सोच समझ के अगर हमने वर्क नहीं किया, किस पर्टिकुलर रीजन में, किस पर्टिकुलर सोइल के लिए या किस टाइप की सोइल के लिए कितनी कल्टीवेशन करनी चाहिए, तो अगर उस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ऑफकोर्स हमें किसका लॉस होगा, न्यूट्रिशन का लॉस होगा। और एक्स्ट्रा जब हम नेक्स्ट फसल लेना चाहेंगे, एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस में कैटेगरी में आ गया, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आ गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वाटर में भी सेम कंडीशन है। अगर ल्यूज सोइल है तो वाटर के थ्रू भी क्या होगा, सोइल का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बात करते हैं एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का फॉरेस्टेशन का मतलब हो गया, फॉरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, फॉरेस्ट किसी जगह पे फॉरेस्ट लगी हुई है, ठीक है। डिफॉरेस्ट उसी का कैटेगरी, डिफॉरेस्टेशन एक्सेसिव का, दैट मीन्स हमारा पर्पज क्या होता है। अगर कहीं पे फॉरेस्ट लगा रहे हैं, विलेज फॉरेस्ट, अगर गांव वाले मिलकर फॉरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, या किसी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट है, तो जो उसमें ट्री प्लांटेशन लगाए हुए थे उसका यूज़ किसके लिए करेंगे, टिम्बर के लिए भी यूज़ करना है, उसको काटना है, सेल करना है, फिर से वहाँ प्लांटिंग करवानी है। लेकिन एक पर्टिकुलर, अगर हमने पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है,
हमने अगर जितनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर प्लांट काट लिए, दैट सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे प्लांट हमें इरोजन वाला इफेक्टेड या इरोजन इफेक्टेड एरिया है, तो उस एरिया को कंप्लीट अगर हमने प्लांटेशन कंप्लीट प्लांट वहाँ से काट लेते हैं तो वो एरिया क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो वाटर के थ्रू भी क्या होगा, इरोजन होगा, और एयर के थ्रू भी क्या होगा, विंड के थ्रू भी क्या होगा, इरोजन। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जैसे प्लांट हैं 10, एक फॉरेस्ट एरिया है, ये अपना फॉरेस्ट एरिया लैंड है, ठीक है, इसमें कितने प्लांट हैं, 10 प्लांट हैं, ठीक है, कितने प्लांट हो गए, 10 प्लांट हो गए। अगर सपोज दैट इसमें से हमें प्लांट काटने, ऑब्वियसली इसमें से अगर हमने ये विलेज के पर्पस है या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई फार्मर अगर फॉरेस्ट लगाना चाह रहा है, प्लांट लगाना चाह रहा है, तो उसका पर्पस क्या था, उसको सेल आउट करना, अर्निंग। तो यहाँ पे अगर वो अर्निंग सारे जो 10 प्लांट अगर होते हैं, अगर यहाँ 10 प्लांट को अगर वो, ठीक है, अगर वो 10 प्लांट को एक साथ में काटता है तो पूरा एरिया क्या हो गया, एकदम खाली हो गया। खाली होने की वजह से वो किसको क्या इफेक्ट डालेगा, वहाँ पे इरोजन फिर से बढ़ावा मिलेगा। अगर वो इस प्रैक्टिस को डिफॉरेस्टेशन एक्सेसिव ना करके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो फॉरेस्ट को यूटिलाइज करता है, उसको सेल आउट करता है, मैनेजमेंट कैसा होगा, उसमें से कम वो 3 या 4 जो प्लांट होंगे वो काट सकता है, 5 प्लांट काट सकता है, ठीक है, रेस्ट को छोड़ सकता है। इसमें से उसने 4-5, इसमें से 10 में से कितने प्लांट काट लिए फार्मर ने, 5 प्लांट काट लिए। तो 5 प्लांट उन्होंने काट लिए तो क्या बचा, भी उनके पास में 5 प्लांट बच गए। 5 प्लांट भी कुछ हद तक क्या करते हैं, इरोजन को कंट्रोल करते हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी कि फॉरेस्ट को अगर काट रहे हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप हमने काटना चाहिए। ये 5 अभी काट लिए, फिर से जो जगह बची हुई है 5 जो काट ली और जगह बची है उसको फिर से फिल करवा देना चाहिए, ठीक है। अगर उसने 5 प्लांट काट लिए हैं तो ये जब प्लांट क्या हो जाएंगे, ये जो प्लांट लगाए हुए हैं, जो ऑलरेडी प्लांट हमने छोड़े हैं, ये प्लांट जब बड़े हो जाएंगे और अपने छोटे छोटे प्लांट और लगा दिए, काटने के बाद में प्लांट होंगे और करवा दी, तो ये जब बड़े हो जाएंगे 2 या 3 साल बाद में इसको काट सकते हैं और ये प्लांट फिर से छोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक सर्कुलेशन फॉर्मेट में, एक साइकिल में इसको यूटिलाइज करना चाहिए, जिसको क्या होगा कि इरोजन को बढ़ावा ना मिल सके और हम कम से कम इसको क्या कर सकें, बचा सकें, ठीक है, या कंट्रोल कर सकें। इसके बाद में क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग का मतलब होता है फार्म पे एनिमल्स को जो होता है ना, एनिमल्स को लिए फीडिंग के लिए चारा प्रोवाइड करवाना। ग्रेजिंग का मतलब होता है फार्म पे एनिमल्स को ले गए, जहाँ जानवर को ले गए और वहाँ पे ही उसी लोकेशन में उनको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया हमने, ठीक है, खुला छोड़ दिया तो वो क्या वहीं पे घास यूटिलाइज कर रहे हैं, घास को खा रहे हैं। अगर वो घास को खा रहे हैं तो सपोज दैट यहाँ ग्रासेज उगी हुई हैं और अगर इस ग्रास को हमने पूरे फील्ड में एक साथ में छोड़ दिया तो एनिमल क्या करेगा, अपने जो वो होते हैं लेग से होते हैं, पैरों के थ्रू इसको भी क्या खाएगा भी और यहाँ से काट पीट भी देगा। फिर से हम उसको बार बार वहीं घुमा रहे हैं, तो क्या करेगा, वहाँ से वो घास ही खत्म हो जाएगी। घास खत्म हो जाएगी तो अब क्या मिलेगा, सोइल के पार्टिकल ऊपर आ गए, सोइल तो पूरी तरह ओपन होगी तो अब क्या होगा कि फिर से जब से हवाएं चलेंगी वो सोइल उड़ना स्टार्ट कर देगी, पार्टिकल्स उड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर पानी, यहाँ घास लगी हुई है और इस कंडीशन में पानी अगर उसके ऊपर चलता है, बारिश तेज भी है तो पानी ऊपर से चलता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ सोइल उसके साथ में ट्रांसफर नहीं होगी, सोइल एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती। कवर किसने कर रखा है, ग्रासेज ने क्या कर रखा है, उसकी वहाँ जो ग्रास है उसने कवर कर रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बार बार इसको अगर बार बार हमने क्या किया, वहाँ एनिमल को चराने के लिए ले गए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वहाँ पे ग्रास ही खत्म हो जाएगी। तो हमें करना क्या चाहिए, पर्टिकुलर हमें एक एरिया डिसाइड कर लेना चाहिए। बट अगर हमारे पास में सपोज दैट कि 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, 1 हेक्टेयर में लैंड हो गया अपने पास में, तो 1 हेक्टेयर लैंड में क्या करेंगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 1 हेक्टेयर लैंड है तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 4 पार्ट में पहले इसमें यूज़ किया, ठीक है। इसमें यूज़ होने के बाद में इतना भी यूज़ नहीं करना है कि हमें वो जो ग्रास ही ख़त्म हो जाए। इसमें यूज़ करने के बाद में 2 या 3 डेज 4-5 डेज़ के लिए इसमें यूज़ किया, फिर इसको हमने पैक कर दिया, फिर इस वाले पार्ट में यूज़ किया ग्रेजिंग के लिए पर्पस के लिए, ठीक है। इसके बाद में इसको छोड़ दिया, फिर इस वाले पार्ट में लिया, फिर इस जब यहाँ साइकिल पहुँचेगी तब तक ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी और अच्छी खासी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। फिर से ये जो साइकिल इस तरफ चली है तो वही साइकिल सेम स्टार्टिंग से
स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये उसको ओवर ग्रेजिंग में एक्स्ट्रा अगर हमने ग्रेजिंग करवा दी, ठीक है, तो वो भी एक क्या होगा, इरोजन का लिए एक फैक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर कैसे इन्वॉल्व होती है, अगर किसी लोकेशन पे फायर आग लग जाती है, आग लगने की वजह से क्या होगा, पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया। फॉरेस्ट के साथ साथ में जो ग्रासेस थी, सबसे बड़ा रोल किसका है, ग्रासेस का होता है। जो फॉरेस्ट एरिया में घास होगी या हर्ब्स वाले जो प्लांट हो गए या सर्ब्स वाले प्लांट हो गए, हर्ब्स और सर्ब्स में कौन कौन से प्लांट होते हैं, जो झाड़ी वगैरह हो गई या जो उससे झाड़ियों से जो कुछ बड़े प्लांट होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में, ठीक है। ट्री आ गया, ट्री से जो छोटे वाले प्लांट को क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। श्रब से जो छोटे वाले प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, जिसको हेजेस पर्पज से अपने ग्राउंड में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अगर फायर लगी हुई है, आग लगने की वजह से वहाँ जो ग्रासेस भी नष्ट हो जाएंगी, हर्ब्स या सर्व जो झाड़ियाँ वगैरह छोटे मोटे प्लांट थे वो सारे नष्ट हो गए। सारे नष्ट होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ का जो एरिया क्या हो गया, बिल्कुल ओपन हो गया। बिल्कुल ओपन होने की वजह से फिर से वहाँ से बढ़ावा मिलेगा किसको, सोइल के इरोजन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हो गया। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे इन्वॉल्व होती हैं, ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसने एक जगह की सॉइल को उठाई और अपने यूजेज के लिए दूसरी जगह लेकर चले गए, ठीक है। या फिर इसमें कंस्ट्रक्शन पर्पज से उसने सॉइल का यूज़ किया, मिट्टी का यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए उसमें मिक्सअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईंटें वगैरह बनती हैं, सॉइल से ईंटें बनती हैं, तो इस पर्पज़ से लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये ऑल किस में यूज आएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। अब एक टर्म यूज होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल एक मेथड्स है, ठीक है, कल्टीवेशन का। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में सबसे ज़्यादा होने वाला है केरला और कर्नाटका में। केरला कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट इसको बैन हो चुका है, ये इंडिया में बैन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो अनएजुकेटेड लोग हैं या फिर बात करते हैं कि हम इसमें शेड्यूल जो ट्राइब वाले लोग हैं वो ऑलरेडी इसको अभी भी अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको अभी भी यूटिलाइज कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सेम एज इट इज़ वही मेथड्स हो गए, ठीक है। जैसे डिफॉरेस्टेशन की हम बात कर रहे थे, फॉरेस्ट को काटने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये पर्टिकुलर लैंड है या फॉरेस्ट एरिया है, बड़ा फॉरेस्ट एरिया मान सकते हैं, ये त्रिपुरा वगैरह हो गया, मिजोरम हो गया, जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, उन स्टेटों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। वहाँ फॉरेस्ट ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। तो फॉरेस्ट एरिया में क्या करेंगे, जो फार्मर है, वहाँ का जो फार्मर है, अपनी आजीविका के लिए, अपने खाने के लिए वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेट करना है उनको। अब एग्रीकल्चर क्रॉप कल्टीवेट करना है तो वो क्या करते हैं कि ये पूरा क्या है, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, ये पूरा क्या हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया। इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में डिसाइड करते हैं एक पार्ट को वो क्या कर लेते हैं, इस पार्ट से क्या कर लेते हैं, फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट को पूरी को क्लीन कर लिया, फॉरेस्ट काट दी, यहाँ से पूरे प्लांट हो गए या हर्ब्स या सर्ब्स वाले प्लांट हो गए, जो झाड़ियाँ वगैरह सब कुछ उन्होंने क्लीन कर दिया पूरी एरिया को। क्लीन करने के बाद में इसमें क्या करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं। क्या करते हैं इसमें, क्रॉप का कल्टीवेशन, क्रॉप का क्या करेंगे, क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये अगर फॉरेस्ट एरिया उन्होंने छोड़ देते हैं तो इस पर्टिकुलर जो एरिया होता है, इस एरिया में क्या किया उन्होंने, क्रॉप कल्टीवेशन वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वो क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे कितनी टाइम तक, उनका पर्पज़ क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पर्पज़ क्या होता है, अगर वो इस एरिया में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, खेती करते हैं, गेहूँ मान लीजिए, चावल मान लीजिए, तो वहाँ जो इस सोइल में न्यूट्रिशन जो अवेलेबल है, यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल है, फॉस्फोरस अवेलेबल है, तो उस और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को क्या कर लिया जाएगा, इस क्रॉप के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा।
जब 4-5 साल हो जाते हैं और 4-5 सालों बाद में यहाँ से पूरी तरह से जो है न्यूट्रिशन अवेलेबल थे वो प्लांट के द्वारा, उस क्रॉप के द्वारा यूज कर लिए गए। अब क्या हो गया, इस एरिया में न्यूट्रिशन की कमी हो गई। न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। अब प्रोडक्शन कम होने लगेगा तो ये क्या करेंगे, 4 to 5 ईयर, 4 to 5 ईयर बाद में ये क्या करते हैं, दूसरी लैंड को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। 4 to 5 ईयर बाद में वो क्या करेंगे, दूसरी इस लैंड को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। 4 to 5 ईयर के बाद में वो क्या करते हैं, दूसरी वाली लैंड को क्या कर लेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ फिर से हमें प्लांटेशन करवानी है या फॉरेस्ट को डेवलप करना है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो क्या करेंगे, दूसरे एरिया पे चले जाएंगे और यहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, क्रॉप उन्होंने स्टार्ट कर देंगे। इसको प्लांटिंग को काट देंगे, पूरे प्लांट को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में फिर से एग्रीकल्चर यहाँ पे क्रॉप कल्टिवेशन स्टार्ट कर देंगे। ये एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, अभी फॉरेस्ट काट लिया गया, ये खाली छोड़ दिया इन्होंने, तो ये खाली छोड़ दिया तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, सोइल ओपन हो गई। बिल्कुल, सोइल ओपन होने की वजह से यहाँ से फिर से हवा और विंड, हवा और वाटर के थ्रू क्या होगा, सोइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, सोइल इरोडेड होगा, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, सोइल इरोजन शिफ्टिंग कल्टीवेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गई, देन एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, एक्स्ट्रा अगर फॉरेस्ट को काटा जाता है, अगर मैनेजमेंट के तरीके से उसको नहीं काटते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग हो गया, ज़्यादा उस पर जो चराई का काम होता है एनिमल्स का वो ज़्यादा करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक्स्ट्रा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या फायर लग गई, फायर की वजह से अगर सोइल का जो प्लांट जल गए उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर इरोजन की। वाटर इरोजन के जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वाटर इरोजन कैसे होता है, कौन कौन से जो वाटर का इरोजन होता है, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वाटर इरोजन की अगर मैं अपन डेफिनेशन की बात करें तो सेम डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या होगा कि डी अटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ठीक है। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूवमेंट करना, या ट्रांसपोर्ट होना किसका, सोइल का, किसके द्वारा, किसके फोर्स के द्वारा, पानी के फोर्स के द्वारा, पानी के प्रेशर के द्वारा, या पानी के साथ में, वाटर के साथ में। अब अगर बात करें फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं वाटर इरोजन, कौन कौन से फॉर्म में वाटर का इरोजन होता है, मतलब किस किस तरीके से जो वाटर के थ्रू जो इरोजन होता है, सोइल का जो इरोजन होता है, सोइल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती हैं, वो किस किस फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं, कितने फॉर्म हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले जो इरोजन होता है वो होता है स्प्लैश इरोजन। कौन सा इरोजन होगा, स्प्लैश इरोजन। तो स्प्लैश इरोजन में क्या होगा, देखिए स्प्लैश इरोजन आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जब रेन की जो वाटर ड्रॉप है, जो बारिश की पानी की जो बूंद है, उस वो जब आकर, ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सोइल के पार्टिकल्स हैं। अब जब रेन की ड्रॉप आएगी यहाँ पे, क्या आ रही है, रेन ड्रॉप आ रही है, ठीक है। ये क्या है, सोइल के पार्टिकल्स, ठीक है। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, रेन की जब ड्रॉप्स आ रही हैं ऊपर से, ठीक है, रेन की ये किस पे डिपेंड करता है, जो रेन ड्रॉप की साइज होती है उस साइज पे डिपेंड करता है। अगर रेन की जो ड्रॉप होती है या बूंद होती है उसकी साइज ज़्यादा है तो जो मिट्टी जिस जगह पे वो गिरेगी, आप इसको उस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमने किसी पत्थर को फेंका है, ठीक है, पत्थर फेंका या फिर हमने बॉल फेंकी, तो उस जगह की जिस जगह पे वो बॉल जाकर गिरती है तो वहाँ की सोइल जो मिट्टी एकदम से उछल कर
जो कण होते हैं सोइल के वो चारों ओर चले जाते हैं, उछलते हैं चारों ओर, ठीक है। तो वही फोर्स जो होता है, वही जो एक्टिविटीज होती है इसमें भी इन्वॉल्व होती हैं। जब ये उसकी बूंद जब आकर सोइल पे गिरती है तो सोइल के ऊपर बूंद गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, सोइल के पार्टिकल, इस जगह पे अगर बूंद गिरती है तो सोइल के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, उछलेंगे एकदम से, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जब क्या गिरती है, बूंद जब गिरती है, पानी की जो बारिश की जो बूंद है वो इसके ऊपर आकर गिरती है तो क्या होते हैं, ये देखिए सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सोइल के पार्टिकल्स उछल रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। जब बूंद आ रही उछल रही है, ये जगह क्या होगी, यहाँ की जो जितनी भी सोइल पार्टिकल्स थे उछल कर क्या चले गए, दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर यहाँ से जब यहाँ बूंद गिरेगी तो ये उछल कर फिर दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो यही ऐसा ही कैसे क्या होता है कि सोइल का क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये डिपेंड्स करता है सोइल के पार्टिकल्स पे, अगर सोइल के जो पार्टिकल हैं या सोइल के जो कण हैं उनकी साइज कैसी है। अगर वो क्ले के हैं तो साइज कम है, ठीक है। अगर वो लोमी सोइल है, सॉरी, अगर क्ले के हैं तो साइज कम है, अगर लोमी सोइल है या बलुई जो मृदा हम कह सकते हैं, उस टाइप की जो मृदा है तो साइज कैसे है, मिट्टी के कण की ज़्यादा है। और जो बूंद के जो कण है वो सेम अगर इफिशिएंसी है, उसके जो रेन ड्रॉप की जो साइज़ है, उसकी बूंद की जो साइज़ है, वो साइज़ क्या होगी कि मोटे अगर कण होंगे तो उसको इफेक्ट कम करेगी, वो उछलेंगे कम, क्योंकि उसको जब प्रेशर होता है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है उसकी साइज़ पे, ड्रॉप की साइज़ क्या है या फिर मिट्टी की जो कण की साइज़ क्या है, उस दोनों पे डिपेंड्स करता है। तो ये अगर हाइट पे, कितनी हाइट पे उछल सकता है, कितनी हाइट पे उछलता है, हाइट अगर बात करें सोइल पार्टिकल की, यहाँ से जो जैसे ये उछला है तो ये कितनी हो सकती है, ये हाइट कितनी हो सकती है, 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है, दैट्स इट, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, ये सपोज दैट यहाँ से उछला, ठीक है, और ये कहाँ जाके गिरेगा, यहाँ से तो ये उछला था, ये कितने किस डिस्टेंस पे, यहाँ से ये देखिए यहाँ आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे आके गिरेगा। तो इसको जो कितने डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एक बार में ये एवरेज, तो कितना कर सकते हैं, तो इसकी बात करें तो ये 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, स्प्लैश इरोजन में, जब पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक एक पार्टिकल चारों ओर उछलते हैं, किसकी वजह से, बूंद की वजह से, जो पानी की बूंद है, बारिश की जो बूंद है, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स उछलते हैं उस किस में आ जाएंगे, स्प्लैश इरोजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा फॉर्मेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया सीट इरोजन। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा हार्मफुल की अगर बात करें, किसान के लिए सबसे ज़्यादा जो घातक की बात की जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो सीट, कौन सा इरोजन या कौन सा फॉर्म ऑफ इरोजन है जो सबसे किसान के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। घातक इसीलिए है, इसमें क्या होता है कि सीट में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक पेपर की सीट्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे पेपर की सीट्स है, तो ऐसे ही जो सोइल क्या होते हैं, सोइल की पार्टी जो लेयर होती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स की। तो एक पर्टिकुलर अगर सीट की बात करेंगे, जो ऊपर का पार्ट होता है, सोइल का जो ऊपर का पार्ट होता है, उसकी जो मिट्टी होती है वो चली जाएगी ऊपर की, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर की थोड़ी सी अगर इतनी अगर मोटी लेयर ऊपर अगर पेपर से हम निकाल रहे हैं, हमारे पास में सपोज दैट कि 1000 पेपर पड़े हुए हैं, इस टाइप के पेपर हैं, और हमने एक पेपर को ऊपर से निकाल लिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। पेपर निकाला हुआ है, सेम पेपर है, बाकी कोई फर्क नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चला कि ऊपर से हमने पेपर निकाला हुआ है, ठीक है। तो सेम ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ के ऊपर के जो कण होते हैं, एक एक कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉइल के पार्टिकल्स वाटर के थ्रू या हवा के थ्रू चले जाते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर के थ्रू, तो वाटर के थ्रू क्या हो जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो क्या हो रही है, एक लेयर क्या हो रही है, सिर्फ ऊपर की लेयर उतर रही है, तो उसमें से क्या होता है, फार्मर को पता भी नहीं चलेगा, और वहां से क्या हो रहा है, लॉस भी किसका हो रहा है, न्यूट्रिशन का लॉस भी हो रहा है, सॉइल का लॉस भी हो रहा है। एक बार बारिश आई, एक लेयर चलेगी, दोबारा बारिश आई, फिर से ऊपर की थोड़ी सी लेयर चलेगी, थर्ड टाइम जो बारिश आती है, तेज बारिश आती है, तो फिर से थोड़ी सी चली गई। तो लगता पता तो नहीं चलता कि यहाँ पे हमारा इरोजन हुआ है। जैसे अगर बात करें कि हम एक हो जाती, तेज बारिश आती है तो गड्ढे हो जाते हैं, लाइन सी बन जाती है, उसमें पता चलता है कि उसमें क्या हो गया कि सॉइल का लॉस हुआ है, फिर से हम चारों ओर की मिट्टी से कवर करते हैं,
तो इसका पता तो चलता है एटलीस्ट, करते तो वहाँ पे भी न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा एडिशनल, तो यहाँ एटलीस्ट पता तो चलता है कि हाँ लॉस हुआ है हमें। यहाँ तो पता भी नहीं चलता कि ऊपर की लेयर चली गई है, लॉस हुआ है, ठीक है, और क्या चला जाता है उसके साथ में, न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं। तो ये होता है एक थिन पतली लेयर होती है, पतली लेयर के रूप में सोइल क्या होता है, लैंड सरफेस जो होता है, सरफेस से क्या होता है कि सोइल पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसके साथ में न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड की, अगर हम बात करें तो आप लोग इस चीज़ को क्या कहाँ देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सेम मिट्टी वैसे ही दिखाई दे रही है, लेकिन जो ऊपर का हल्का जो पार्ट्स होता है वो देखिए जाता हुआ मिट्टी, पानी के साथ में जब आप देखते हैं ना, जहाँ मिट्टी अगर लेवल है, ग्राउंड का लेवल क्या है, इक्वल है, इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जो उसके पानी के साथ में क्या जा रहा है, मिट्टी थोड़ी मिट्टी उसके साथ में मिक्स होके जा रही है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा इरोजन हो रहा है, सीट इरोजन, ना तो दिखाई दे रहा है, ऊपर की सिर्फ लेयर जा रही है। अब हम सेकंड की बात करें कि रील इरोजन, रील इरोजन में क्या होता है, छोटी छोटी लाइनें सी बनाई दिखाई दी, अगर पानी इस डायरेक्शन में जाता है, पानी इधर जाता है तो इस साइड जा रहा है तो इधर लाइनें दिखाई देंगी, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर लाइनें दिखाई देंगी। तो छोटी छोटी आप लाइनें देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, लाइनें दिखाई दे रही हैं, देखिए, ठीक है, इसके बीच में ये यहाँ इस साइड से पानी गया तो इस साइड में लाइनें जा रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइनें जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि सोइल का इरोजन किस रूप में हो रहा है, रील के इरोजन में, रील के फॉर्म में इसका क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो अगर छोटी छोटी लाइनों के फॉर्म में इरोजन होता है तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, रील इरोजन में। अब इसके बाद में बात करते हैं गुली इरोजन। गुली क्या होता है कि जो ये लाइनें बन रही हैं उनका एक बड़ा रूप होता है, ये बड़े बड़े आकार की जो होती हैं, बड़े आकार का रूप ले लेती हैं। तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, किस फॉर्म को डिनोट करेंगे, ये रील इरोजन को डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गुली इरोजन में क्या हो गया, यहाँ पे छोटी जो मिट्टी का कटाव लग के मिट्टी जा रही है और वहाँ पे क्या हो गए, गड्ढे हो गए, एक बड़ा सा जो कटाव होता है, बड़े बड़े कटाव लगे हुए हैं, आपको दिखाई देंगे, मिट्टी कटी हुई दिखाई देगी। तो इस कंडीशन को ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, गुली इरोजन में आ जाएगी। एक होता है कि कौन सा, स्ट्रीम बैंक या रिवाइन, रिवाइन मतलब आपको लगेगा कि नदी का रूप ले लिया, छोटे छोटे जो क्या ले लिया उसने, छोटी जो अगर नदियों की टाइप की बात करें, नालों की बात करें, तो इसमें क्या हो गया कि जो बड़े नालों की बात करें तो वो क्या ले लेती है, बड़े नालों का रूप ले लेती है, ठीक है। बहुत बारिशें होती है तो आपने कहीं कहीं देखा होगा, बहुत जहाँ उबड़ खाबड़ वाली जगह होती है वहाँ नाले बने हुए होते हैं, तो वो एक पार्ट ऑफ इरोजन ही है। और किस टाइप का पार्ट है, रेवाइन टाइप का पार्ट है, जहाँ से भी पानी बहता है। तो क्या होता है कि जो पानी बहता है वो अपना रास्ता बना लेता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो रास्ता क्यों, रास्ता बनाएगा तो रास्ते के साथ में कुछ तो लेके जाएगा ही, तो वहाँ से क्या ले जा रहा है, वो मिट्टी उठा के ले जा रहा है, किसी जो पर्टिकुलर ग्राउंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी मिट्टी उठा के उस रास्ते से ले जा रहा है, हो सकता है उसकी मिट्टी उठा के उस रास्ते में बिछाता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखा जाएगा कि जहाँ जिस जगह पे नदियाँ जाती है वहाँ रेतीली मिट्टी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसके साथ में बहा के लेके आया हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपको समझ में आ गया। ये इसका डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था, गुली के टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स की गुली होती हैं। तो गुलीज को उसके आकार के अकॉर्डिंग, अगर उसकी गहराई 3 मीटर है तो उसको कौन सी वेरी स्मॉल गुली कहते हैं, 3 मीटर से ज़्यादा अगर है, 3 मीटर से 9 मीटर उसकी गहराई है तो उसको तो उसको कौन से कहते हैं, स्मॉल गुलीज कहते हैं। एक मीडियम गुलीज हो गई, ठीक है। तो ये गुली के पार्ट से हम दूसरे लेक्चर में इसमें इस टर्म को हमने डिस्कस किया, और उसके जो गुलीज के जो पार्ट्स होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर इरोजन। वाटर इरोजन जहां हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं उस इरोजन के टाइम पे। सोइल अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो उसका कुछ कारण तो होता ही है। जैसे हमने बात की सोइल की जो पार्टिकल्स की साइज होती है, तो साइज भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो साइज फैक्टर है, तो या और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे हमने बात किया कि फॉरेस्ट वहाँ लगा हुआ है, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे हम सोइल को रोक सकते हैं, या इस जगह की सोइल ज़्यादा यहाँ से इरोडेट होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा या कम होगा। तो कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि जो पर्टिकुलर रीजन की सोइल है यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रभाव डालते हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर में कौन सा होता है, वहाँ का
टेम्परेचर फैक्टर, सॉरी क्लाइमेट फैक्टर। तो क्लाइमेट फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे? क्लाइमेट फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर होंगे? क्लाइमेट में आते हैं रेनफॉल आ गई, वहाँ का टेम्परेचर आ गया, वहाँ की विंड आ गई और ह्यूमिडिटी आ गई। देखिए ह्यूमिडिटी, यहाँ रेन की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर रेन ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, बहुत तेज़ अगर बारिश आ रही है तो उसके साथ में मिट्टी के कण भी ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। कम बारिश हो रही है किसी जगह पे तो कम जाएंगे, या फिर उसकी जो कितनी क्वांटिटी की बात करें, पानी कितनी तेज़ बह रहा है या कितना क्वांटिटी में पानी बह रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? रेन पे, ठीक है। दूसरे की बात करें अगर टेम्परेचर की, तो ये अगर टेम्परेचर को डिस्कस करें तो आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान की जो वेस्ट वाला जो पार्ट है, वेस्ट पार्ट में क्या है, रेतीली मिट्टियाँ हैं। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है या किसी रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मिट्टी में क्या होगी, मॉइस्चर जो होती है, जो नमी रहती है, वो नमी क्या होगी, उड़ जाएगी, या वो नमी उड़ जाने की वजह से सोइल पार्टिकल, नमी की वजह से सोइल पार्टिकल आपस में जो चिपके हुए थे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट होने लग जाएंगे। सोइल के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आपस में वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। सेपरेट होते ही क्या हो जाएगा, सोइल पार्टिकल की जो एबिलिटी है एक जगह पे ठहरने की वो कम हो जाएगी। अब ईजीली हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा सोइल के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो हवाएं, अगर तेज हवाएं चल रही है तो ज़्यादा इरोजन होगा, या कम धीरे हवाएं चल रही है तो इरोजन कम होगा। तो एक बार टाइम देख लीजिए, ठीक है। अगर बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी में क्या होगा, ह्यूमिडिटी में उस पर्टिकुलर रीजन की जैसे बात किया वहाँ के मॉइस्चर की हम बात करते हैं, तो एज इट इज़ क्या होगा कि ह्यूमिडिटी में भी सेम इफेक्ट आएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी, अगर किसी रीजन की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, ह्यूमिडिटी किस में होती है, इन्वायरमेंट में। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में टेम्परेचर तो कम होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो सोइल की जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होगी। सोइल की मॉइस्चर, अगर सपोज कीजिए कि ह्यूमिडिटी कितना है, 90% ह्यूमिडिटी है, 90% ह्यूमिडिटी अगर होगी तो सोइल में मॉइस्चर भी होगी, ठीक है। सोइल में मॉइस्चर होने की वजह से सोइल के जो पार्टिकल हैं आपस में चिपके हुए रहेंगे, एग्रीगेट रहेंगे, आपस में चिपके हुए रहेंगे एक दूसरे से, तो इरोजन कम होगा। अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहती है तो उस कंडीशन में मॉइस्चर भी कम रहेगी, मॉइस्चर कम रहेगी, सोइल के पार्टिकल डिफरेंट अलग अलग रहेंगे या डी अटैच रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्पर्स ज़्यादा होगा या इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी में क्या होता है, स्लॉप जो होता है टोपोग्राफी में, अगर ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि ये अगर पहाड़ी एरिया है या स्लोप वाला एरिया है, उस कंडीशन में सोइल, यहाँ की अगर सोइल है इस जगह की, तो अगर वहाँ का जो एंगल है, डिग्री ऑफ स्लोप है, अगर डिग्री स्लोप का जो स्लोप ज़्यादा है तो जो स्पीड होगी ऊपर से पानी के आने की स्पीड होगी वो क्या होगी, तेज़ होगी। पानी के आने की स्पीड अगर तेज़ होती है तो उस कंडीशन में क्या होगी, वो ज़्यादा सोइल के पार्टिकल्स या ज़्यादा मिट्टी अपने साथ में बहा के लेकर जाएगी, ठीक है। और अगर स्लोप कम होगा, जैसे स्लोप सबसे कम किस में होता है, ग्राउंड जो सोइल होती है, इक्वल सोइल होती है, ठीक है, ग्राउंड का लेवल इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पानी की स्पीड होगी वो स्लो होगी तो वहाँ क्या होगा, इरोजन भी कम होगा, लेजर होगा, ठीक है। अगर बात करें वेजिटेशन की, तो अगर किसी लैंड के पे ग्रासेस उगी हुई है, फॉरेस्ट एरिया है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे इरोजन कम होगा, क्योंकि ग्रास उगी हुई है, ग्रास ने क्या कर रखा है, उस ग्राउंड को कवर कर रखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इरोजन कम होगा, ठीक है। अब बात करें सोइल स्ट्रक्चर की, ठीक है। अगर मिट्टी में क्या है, मिट्टी के जो स्ट्रक्चर क्या है, बल्क में एग्रीगेट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर में आते हैं, आपस में जुड़ी हुई किस टाइप की मिट्टी है, जो आपस में ढेले बने हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इरोजन कम होगा। और अगर हम बात करते हैं टेक्सचर की, तो टेक्सचर में क्या इन्वॉल्व होता है, जो सोइल के कण होते हैं, ठीक है, उस कण के साइज़ को डिनोट करते हैं। तो कितने साइज़ के कण होंगे, अगर कम साइज़ होगी उनकी तो इजीली हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा वो क्या होगा, मूवमेंट कर जाएंगे, ट्रांसफ़र कर जाएंगे। अगर उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी, रेतीली जो कण होते हैं उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो क्या करेंगे, इजीली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब गोबर की खाद मिलाई गई है, तो गोबर की खाद डालने से या फिर हम और मैन्योर अगर डालने की वजह से क्या हो जाएगा, कण आपस में चिपक जाते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक चिपके रहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो चिपके हुए आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन या इरोजन कम होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ वाटर इरोजन पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन।